हेलो एवरीवन। देखो दोस्तों, वो बैठा है किसी सोच में बैठा है, तन्हाई में बैठा है, किस्मत को आजमाने के लिए बैठा है। यार मैं तो किस्मत आजमाने के लिए तैयार हूं, आपके लिए सच्ची मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आई होप आप भी अपने लिए मेहनत करने के लिए यार नोटबुक और पेन निकाल चुके हैं और किसी तन्हाई और किसी सोच में नहीं है, पूरी क्लैरिटी के साथ बैठे हैं कि हाँ यार अब किस्मत आजमानी है और टर्म 2 के सिलेबस को फिनिश करना है। जेईई और नीट में जो चैप्टर्स हमें नहीं आते उनको हमें फिनिश करना है। आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करने से पहले यार आपको बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री आज हमें स्टार्ट करना है। आगाज होगा एक प्यारे से चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर है। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पैरेलली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपका सिलेबस यार दौड़े, बिल्कुल भागे आपका सिलेबस। यार इंतजार नहीं करना किसी का, ये समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। समय की अगर आप वैल्यू जानना सीख गए तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपटीशन की रेस में कोई हरा पाएगा। इसमें यार आप आगे निकल जाएंगे। आपको हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करनी है, ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। और ये बातें मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। आज पहला लेक्चर है इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहूंगा यार कि अब जो कुछ है आपकी लाइफ में यही है, मेहनत ही। मेहनत के अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है। बाकी तो यार आपने आजमा कर सब कुछ देख लिया। नेगेटिविटीज अगर आपकी चारों तरफ थी तो यार आपने देख लिया, उससे कुछ हासिल होगा नहीं। डिस्ट्रैक्शन है तो उससे क्या मिल पाया आपको? अभी तक कुछ मिल पाया है क्या? तो आगे क्या मिल जाएगा? तो यार छोड़ दो। मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हासिल करने के बाद जो यार खुशी मिलती है, अगर वो आपको अगर टेस्ट करने आ गई, मतलब उसका मजा आपने चख लिया, तो यार फिर आनंद ही आनंद है। फिर आपको मेहनत करने से आप भी नहीं रोक पाएंगे। नशा होता है मेहनत में, तो यार एक अलग ही टाइप का नशा होता है। चलिए ये बातचीत तो हमारी होती रहेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस को सरफेस केमिस्ट्री के पैरेलली आप फिनिश कर सकते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल लाइट मोड में मजे लेते लेते यार कर लेंगे कंप्लीट, नो टेंशन। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लें। सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या सीखने वाले हैं? ऐसे फिनोमिनाज की बात करने वाले हैं जो सरफेस और इंटरफेस पर होंगे। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट अकर एट सरफेस और इंटरफेस। किसी सरफेस और इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिनाज की हमें बात करनी है। जैसे एडजॉर्प्शन, पार्टिकल्स यार सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार से पार्टिकल सरफेस पर इकट्ठा हो जाए, इस प्रकार से एक्यूमुलेट हो जाए, इसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। आज हम इस बेहतरीन लेक्चर में, इस प्यारे से लेक्चर में बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन की। एक प्यारे से सरफेस फिनोमिना की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो यार ऐसी क्या खास बात है जो मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट है, इनके पास ऐसी कौन सी मायावी शक्तियां हैं जो यार दूसरे पार्टिकल्स को अपने पास बुलाएंगे? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे जोक्स है पार्ट। देखिए यहां तो सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि सरफेस बुलाएगा और गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे सरफेस पर। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इसी मायावी फिनोमिना को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। फिलहाल तो यार हमें बात करनी है सरफेस में ऐसी क्या खास बात है, सरफेस पर ऐसा क्या खास मिलता है। ध्यान से देखिए, इतने पोर्शन को हमें ध्यान से विजुलाइज करना है। ऊपर तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, इनसे नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नीचे मौजूद मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। इनफैक्ट साइड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, अट्रैक्शन होगी। तभी तो यार ये हमारे पास लिक्विड और सॉलिड फेज है। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होती है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स देखिए इस प्रकार से नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे।
नीचे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एफ नेट जीरो नहीं होगी इस केस में, एफ नेट इज नॉन जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट है, इनके सराउंडिंग में काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरफ भी कोई मॉलिक्यूल खींच रहा होगा तो इस तरफ दूसरा मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, इस तरफ कोई मॉलिक्यूल खींच रहा होगा तो इस तरफ कोई दूसरा मॉलिक्यूल खींच रहा होगा। ऐसे ही क्या होगा, बल्क में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनकी क्या खास बात आपको अंडरस्टैंड हुई? यार मुझे तो लगता है ये बैलेंस्ड होंगे, ये एफ नेट जीरो होगी, एफ नेट जीरो होगी। इसने इसको बैलेंस किया होगा, इसने इसको बैलेंस किया होगा, इसने इसको बैलेंस किया होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है यार, ये डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे, दे बिहेव डिफरेंटली देन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क। किस प्रकार से डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे? देखिए, द नियरर द मॉलिक्यूल टू द सरफेस, जितना मॉलिक्यूल सरफेस के पास होगा, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू एसिमेट्री। इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहा होगा यार, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, एसिमेट्री की वजह से इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इसी वजह से हम बोल देंगे सरफेस के मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल से डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे। कहानी क्लियर है? इतने कहानी अगर आपको क्लियर है तो यार ये पॉइंट नोट करने लायक है। दे एक्सपीरियंस इनवर्ड पुल, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस एक्सपीरियंस इनवर्ड पुल, दिस प्रोड्यूसेस सरफेस टेंशन। इससे क्या होगा? इससे यार सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी सरफेस टेंशन कौन सी बला है, कर लेंगे बात। वैसे फिजिक्स में आपने यार जरूर सरफेस टेंशन को अंडरस्टैंड किया होगा, टेंशन मत लो यार। केमिस्ट्री में भी जितना सरफेस टेंशन का रोल है इस चैप्टर में देख लेंगे हम, नो टेंशन। बल्क में क्या होगा? दे एक्सपीरियंस फोर्सेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आर इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है यार एफ नेट जीरो है। बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यार अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। मतलब एफ नेट क्या होगी? जीरो होगी। हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है दे आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एफ नेट जीरो है तो हम बोल सकते हैं किस स्टेट में होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। आगे तो यार सरफेस टेंशन की हमें करनी होगी बात, टेंशन लेने का नहीं यार, टेंशन देने का। ये सरफेस टेंशन क्या है? देखिए, सरफेस टेंशन एक्सप्रेसेस द फोर्स, कौन सी फोर्स? विद विच सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को यार खींचते हैं, और इसी फोर्स को सरफेस टेंशन की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, कहानी क्लियर है? देखिए, सरफेस के सभी मॉलिक्यूल्स नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस के मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन है इससे बनती है एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल साफ साफ आपके सामने है। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स हर मॉलिक्यूल पर कहां लग रही होगी? नीचे की तरफ लग रही होगी। इसके बगल में मॉलिक्यूल एक खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, यहां मॉलिक्यूल ये खींच रहा होगा, यहां मॉलिक्यूल ये खींच रहा होगा, यहां मॉलिक्यूल है ये भी खींच रहा होगा। तो इस प्रकार से नेट इनवर्ड पुल लग रहा होगा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं नेट इनवर्ड पुल। इसको यार सरफेस टेंशन की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। कहां पर? फ्लूइड मैकेनिक्स में। 11th क्लास में जरूर आपने यार सरफेस टेंशन के साथ डील किया होगा। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। इस नेट इनवर्ड पुल की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल जो है हाइयर एनर्जी के साथ होंगे। ठीक है ना? किससे ज्यादा एनर्जी होगी? जो बल्क मॉलिक्यूल है उससे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि यार यहां तो एफ नेट जीरो है। किस प्रकार से एफ नेट जीरो है, शानदार अंदाज में आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होंगे, तो एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। तो यह एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी। लोअर एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स की लोअर एनर्जी होगी, और सरफेस मॉलिक्यूल्स अगर नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो इनकी ज्यादा एनर्जी होगी। इस एनर्जी को फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने यार सरफेस एनर्जी की टर्म्स में
एक्सप्रेस किया था, अंडरस्टैंड किया था, याद है ना यार आपको? नहीं याद है तो देख लो, नेट इनवर्ड पुल की वजह से यार इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोल देंगे। चलिए दोस्तों, सरफेस टेंशन के बाद बात करें एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन क्या है? देखिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज। ये गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को यार एडजॉर्प्शन बोला जाएगा। ऑलवेज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन accompanied by decrease in energy, decrease in energy। एडजॉर्प्शन के दौरान यार एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। इसी वजह से तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मतलब गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर किसी सॉलिड सरफेस के चारों तरफ अगर भटक रहे होंगे तो ऐसे केस में ये मॉलिक्यूल यार सॉलिड सरफेस पर इकट्ठा हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? सॉलिड सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनबैलेंस्ड है, इनको यार अपने आप को बैलेंस करने का मौका मिल रहा होगा। अगर यार ऊपर से कुछ मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन हो जाए तो जो ज्यादा अनबैलेंस थे इनको कुछ हद तक बैलेंस होने का मौका मिल जाएगा। अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो यार एनर्जी रिलीज होगी। हाँ यार, नई इंटरेक्शन डेवलप हुई। देखना, सरफेस मॉलिक्यूल के साथ ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी यार नई इंटरेक्शन डेवलप हुई है। तो इंटरेक्शन जब भी डेवलप होती है एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में डिक्रीज होगी यार? हीट की फॉर्म में एनर्जी यार इवोल्व होगी। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन और यार एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसके बारे में हमारा डिस्कशन बाद में होगा। फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट कर लो, जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जो एडजॉर्ब होता है, गैस और लिक्विड के पार्टिकल जो एडजॉर्ब होंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? इनको यार एडजॉर्बेट बोलेंगे। तो जल्दी से देख लें, एडजॉर्बेंट की डेफिनेशन देख लें। द मटीरियल और सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। उस मटेरियल को, सरफेस को एडजॉर्प्शन होता है, क्या बोलेंगे आप? उसे यार एडजॉर्बेंट बोलेंगे। द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। और ये एडजॉर्बेंट देखिए, सिलिका जेल, चारकोल, क्ले, कोलोइड या और कोई सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है। इंपोर्टेंट एडजॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सिलिका जेल, चारकोल, क्ले, कोलोइड्स, काफी सारे कोलोइड्स हैं जिनके सरफेस पर अनबैलेंस्ड और रेजिड्यूअल साइट्स होती हैं। हाँ, अनबैलेंस्ड और रेजिड्यूअल साइट्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यार नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ तो यार गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बनाएंगे। तो इनके कुछ बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने, कुछ शानदार एग्जांपल सिलिका जेल, चारकोल, क्ले, कोलोइड्स हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब बारी है एडजॉर्बेट को जानने की। द मोलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस इज नेम्ड एज एडजॉर्बेट। ऐसे मोलिकुलर स्पीसीज जो क्या इकट्ठा हो रहे होंगे सरफेस पर, उन्हें एडजॉर्बेट बोलेंगे। सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज इकट्ठा हो रहे होंगे उनको एडजॉर्बेट बोल देंगे। काफी सारे गैसेस इसके एग्जांपल हैं, जैसे H2, NH3, CH4, SO2, ठीक है। इसके अलावा यार H2O वेपर्स, हाँ, H2O वेपर फॉर्म में एक्यूमुलेट हो सकता है किसी सॉलिड सरफेस पर, यह भी एडजॉर्बेट होगा। तो जो इकट्ठा होंगे मॉलिक्यूलर स्पीसीज उनको एडजॉर्बेट बोलते हैं, और जो सरफेस प्रोवाइड करता है सब्सटेंस उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया।
जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको यार एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल उस सरफेस के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको यार एडजॉर्बेट बोलते हैं। याद हो गया? चलें आगे फिर। हाँ, गैस तो कोई भी हो सकती है। हाँ, ऐसी गैसेस अगर यार एडजॉर्ब हो रही होंगी तो ये क्या है? एडजॉर्बेट है। अब यार वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां से यार काफी बार जेई और नीट में क्वेश्चन आया है, स्टार मार्क कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मा गर्म मामला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लेना। नजर किधर है, रसायन लीला इधर है। देख लो, एडजॉर्प्शन के दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस। हाँ, जो अनबैलेंस्ड वैलेंसीज है उनमें यार डिक्रीमेंट हो रहा होगा। उनको बैलेंस कौन करेंगे? गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट उनको बैलेंस कर रहे होंगे। ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस। ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, जिससे क्या होगा? सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, विच अपीयर्स एज हीट और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां ये बोला गया है, ये सरफेस है और इस सरफेस के साथ जो गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन बनाएंगे, इससे क्या होगा? इससे यार रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज होंगी। अनबैलेंस्ड जो साइड्स हैं ये डिक्रीज होंगी। इनको बैलेंस किया जाएगा इस प्रकार से, नई इंटरेक्शन से। इस प्रकार से जो नई इंटरेक्शन डेवलप होंगी उनसे यार बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस किया जाएगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी अटेन होगी, बिल्कुल अटेन होगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में डिक्रीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी भाई, हीट की फॉर्म में। देखना, एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा और इस हीट को क्या बोला गया है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोला गया है। खैर कुछ भी हो, थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है वो ये कहता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एडजॉर्प्शन, इफ एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। हां, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए, और क्या कंडीशन यहां फुलफिल होनी चाहिए तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा? डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमें देखना होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हां, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल। अब ये तो आप देख ही चुके हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन तो नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। रैंडमनेस और डिसऑर्डर भी कम होगा एडजॉर्प्शन के बाद। हां, पहले गैस यार काफी रैंडम थी, है ना, काफी रैंडम बिहेवियर था, डिसऑर्डर काफी ज्यादा था, रैंडमनेस काफी ज्यादा थी। अब देखना, गैस के मॉलिक्यूल जो एक्यूमुलेट हुए होंगे, ठीक है, जो इकट्ठा हुए होंगे, इनकी एंट्रोपी, इनकी रैंडमनेस कम होगी तो जरूर एंट्रोपी यार डिक्रीज हुई होगी। ये भी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, गैस के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हुए हैं, इनकी एनर्जी कम हुई है, तो रैंडमनेस डिसऑर्डर कम हुआ है, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये देखिए ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब यार नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से अगर यार ऐड हो रहे हो तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव भी मिल सकती है और डेल्टा जी यार पॉजिटिव भी मिल सकती है। अब ये कैसे पता? ये नेगेटिव ही होगा। हाँ, स्पॉन्टेनियस के केस में तो नेगेटिव होगा, लेकिन कब स्पॉन्टेनियस है कैसे पता चलेगा? कैसे हमें आइडिया होगा कि नेगेटिव ही है? ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेस it should be negative. For non-spontaneous, non-feasible process
इट शुड बी पॉजिटिव। लेकिन हमें तो यार स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है। फॉर स्पॉन्टेनिटी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यार ये ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा होगा। -10 में +7 ऐड करोगे नेगेटिव ही तो मिलेगा। तो यार स्पॉन्टेनिटी के लिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना बेहद जरूरी है, और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने मोड अप्लाई कर दिया। मोड डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन मोड टी डेल्टा एच, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। ऐसे केस में, ऐसे हालात में डेल्टा जी नेगेटिव मिल जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो यार एड्सॉर्प्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ऐसी प्रोसेस फिजिबल होगी, हो जाएगा एड्सॉर्प्शन। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो डेल्टा जी नेगेटिव के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एच का टी डेल्टा एच से ज्यादा मिलना बेहद जरूरी है। चलिए मैथमेटिकली भी हमने फील कर लिया है, वेरी गुड, मजा आ गया। तो देखिए फिर अब काफी सारे स्टूडेंट्स को एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस लग रहा होगा। हां होता है, डिफरेंस होता है। काफी सारे बच्चे तो इनको सेम मान रहे होंगे। अरे लाला सेम नहीं है, पपलू बन जाएगा एग्जाम में सेम मान लिया तो, दोनों अलग हैं। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको पलट देंगे ना तो एब्जॉर्प्शन बन जाएगा, ऐसे पलट दो, डी का बी बन जाएगा। अरे भैया जय हो आपकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये दोनों अलग है। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्प्शन क्या है। लेफ्ट साइड में एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूंगा और राइट साइड में एड्सॉर्प्शन की बात करूंगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, ध्यान से देखना। इट इज द प्रोसेस बाय विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एंटर इनटू बल्क। एटम्स, मॉलिक्यूल्स अगर यार भेद कर अंदर चले जाएंगे सब्सटेंस के तो इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन अगर सरफेस पर रहेंगे तो एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट सरफेस नॉट इन बल्क, ठीक है, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। सरफेस पर इकट्ठा हो जाना एड्सॉर्प्शन है, और अंदर चले जाना, पेनिट्रेट करते हुए अंदर चले जाना, इसे क्या बोलेंगे, बल्क में चले जाना, इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसका मतलब ये बल्क फिनोमिना है और ये क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है। यहां पार्टिकल सरफेस पर इकट्ठा होते हैं। मामला क्लियर है? तो देखिए आगे, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि भेद कर अंदर जाना है, एनर्जी तो लगेगी, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक फिनोमिना है। लेकिन यहां जस्ट इंटरेक्शन बनानी है, सरफेस पर इकट्ठा होना है, इंटरेक्शन को तोड़ना नहीं है, नई इंटरेक्शन को डेवलप करना है। या तो क्या होगा, जो यार सब्सटेंस होगा जिसको भेद कर मॉलिक्यूल अंदर एंटर होंगे, एटम्स एंटर होंगे, तो ऐसे केस में तो यार एनर्जी लगेगी, एनर्जी चाहिए होगी, ये एंडोथर्मिक फिनोमिना है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर इकट्ठा होंगे उनको तो यार जस्ट नई इंटरेक्शन बनानी है, तो ऐसे केस में तो यार एनर्जी रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा। इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसके लिए डेल्टा एच यार नेगेटिव होगा, नोट कर लो। कहानी क्लियर है? इट इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल, ये पूरे मटीरियल में यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो मोलिकुलर स्पीसीज हैं ये यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो सेम होगा पूरे मटेरियल में। लेकिन यहां इस केस में सेम नहीं होगा। ये सेम क्यों नहीं होगा? इन दिस केस कंसंट्रेशन एट सरफेस इज डिफरेंट देन बल्क। हां, सरफेस पर मोलिकुलर स्पीसीज की ज्यादा कंसंट्रेशन मिल रही होगी एड्सॉर्प्शन के दौरान बल्क से। हां, सरफेस पर ही तो यार मोलिक्यूल इकट्ठा होंगे, तो कंसंट्रेशन सरफेस पर ही तो ज्यादा होगी, मेरे सिर पर थोड़ी ज्यादा होगी। कई बच्चे बोल रहे हैं मलिंगा स्टाइल, मलिंगा स्टाइल। हाँ, बॉलिंग भी करेंगे, टेंशन मत लो, यूट्यूब पर डालेंगे मैच को। बहुत तेज बोल डालता हूं मैं, काफी बार बोल्ड किया हुआ काफी सारे टीचर्स को। वीडियो डालूंगा तब पता चलेगा तुम्हें, ऐसी मजाक उड़ालो तुम, मलिंगा स्टाइल, मलिंगा स्टाइल। तो मामला क्लियर है कि नहीं? या यार मोलिकुलर स्पीसीज की सरफेस पर कंसंट्रेशन क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी। हाँ, सरफेस पर इकट्ठा होंगे तो भैया
सरफेस पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। क्लियर है कि नहीं है? आगे देखिए, अब बाल तो यार सिर में ही ज्यादा होंगे और कहां होंगे करते हैं बात मलिंगा की। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा टेम्परेचर पर तो यार अफेक्ट ऑब्वियस सी बात है, कर ही जाएगा, हम भी कर जाएंगे। ज्यादा गर्मी होगी, अफेक्ट नहीं हो जाते हैं, लू लग जाती है हमें भी। अरे मजाक कर रहा हूं भैया, बड़ा पेचीदा मजाक कर रहा हूं। देखिए, इट इज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन यार ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इट इज हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, नोट कर लें, इट इज हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। या तो मॉलिक्यूल अंदर फंसे होंगे, अंदर धसे होंगे, बल्क में होंगे, निकलने में यार ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा हीट चाहिए इनको। लेकिन यार यहां तो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, गर्म करोगे उछलकर कूद जाएंगे सरफेस से मॉलिक्यूल, ठीक है, उनको तो किसी ने घेर नहीं रखा होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल अपनी इंटरेक्शन को तोड़ लेंगे। जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पर इकट्ठा हुए हैं, ये अंदर धसे हुए तो है नहीं, भाग जाएंगे। लेकिन यहां मॉलिक्यूल अंदर धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सब्सटेंस के जाल में है, अंदर है, बल्क में है, इनको तो यार ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने मेंशन किया, ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी करने पर कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां तो यार टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो मॉलिक्यूल उछलकर कूद जाएंगे, है ना, दूर भाग जाएंगे। इनकी इंटरेक्शन अगर वीक हो गई तो भाग जाएंगे, फिर ये आपकी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर है? ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। पूरे मटेरियल में यूनिफॉर्मली मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहां कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा होगी, ये टेम्परेचर से हाईली अफेक्टेड नहीं है, ये टेम्परेचर से हाईली अफेक्टेड है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब यार हम जोप्शन की बात कर रहे होंगे, जोप्शन आ जाए कहीं पर तो इसका मतलब है एडजोप्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिना के कॉम्बिनेशन को जोप्शन बोलते हैं। बोथ एडजोप्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइड बाय साइड, then we use general term absorption to define both। देखिए ये क्या है, एडजॉर्प्शन है, मोलिकुलर स्पीसीज का सरफेस पर इकट्ठा हो जाना एडजॉर्प्शन है। मोलिकुलर स्पीसीज यार अंदर फंसे हो, अंदर धसे हो, बल्क में हो, एब्जॉर्प्शन। सरफेस पर भी हो, अंदर भी हो, तो इसे क्या बोल देंगे? इसे जोप्शन बोल देंगे। बोलेंगे तो नहीं? अरे नहीं बोलेंगे ना यार, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बारी है डिसॉर्प्शन की। इतना सब कुछ जान लिया है तो हम जानेंगे डिसॉर्प्शन को। यार एडजॉर्प्शन का रिवर्स डिसॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही सुना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्पीसीज फ्रॉम ए सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर इकट्ठा होंगे, आते जाएंगे तो इसे एडजॉर्प्शन बोलेंगे। गरम कर देंगे, इसे गरम कर देंगे तो जो इंटरेक्शन डेवलप हुई थी, ये इंटरेक्शन यार और कम हो जाएंगी। हाँ, एनर्जी मिलेगी, ब्रेक हो जाएगी इंटरेक्शन। तो ऐसे केस में क्या होगा? दूर भाग जाएंगे। ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स का सरफेस से दूर जाना क्या कहलाएगा? डिसॉर्प्शन कहलाएगा। सरफेस पर इकट्ठा हो जाना एडजॉर्प्शन, सरफेस से दूर भाग जाना क्या है? डिसॉर्प्शन है। अरे बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। अब सवाल उठता है, ये एडजॉर्प्शन कितने टाइप का है? एडजॉर्प्शन को प्यारे दोस्तों दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान से देख लो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मोडायनामिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एडजॉर्प्शन की, ऐसे ही वैसे ही टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर आप एक झलक देखना चाहते हो तो यार ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बात का सबूत है
कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन और टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बने हैं, देख लो। काफी सारे जेईई और नीट की क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं लगाएंगे। इस चैप्टर में यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम साथ साथ ही डिस्कस कर रहे होंगे। इससे आपका यार कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर चला जाएगा, मजा आ जाएगा, गदगद हो जाएंगे आप लोग। देखिए, एडजॉर्प्शन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन वीक हो सकती है, ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसके बेसिस पर एडजॉर्प्शन दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। जब इंटरेक्शन वीक हो, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन वीक हो, तो इसे फिजिकल एडजॉर्प्शन का नाम दिया जाएगा। इसे यार प्यार से फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। जब ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर चिपक गया, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, केमिकल बॉन्ड बन गया है, तो यार इस एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन का नाम देंगे। ठीक है, दो टाइप के एडजॉर्प्शन है, वीक फोर्सेस हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन। खूबसूरत तरीके से एनसीईआरटी बुक में यार डिफरेंस भी दिए गए इनके बीच। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पहले लिख लो। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड, पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट को समझते हो ना आप लोग, जो गैसेस हैं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जो यार दूसरे सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। एक तो खुद है, उसके अलावा जो दूसरा सरफेस होगा उसके ऊपर यार एडजॉर्ब हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उन पार्टिकल्स की बात की गई है। द पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड टू सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे बाय फिजिकल फोर्सेस, वीक फोर्सेस और वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस और वैंडरवॉल फोर्सेस, then this type of adsorption is called physical adsorption। नोट कर लिया है, रिपीट कर रहा हूं। when particles of adsorbate are held to adsorbent surface, to adsorbent surface with the help of weak forces, with the help of weak forces, van der Waals forces, then this type of adsorption is called physical adsorption। क्लियर है? अब केमिकल एडजॉर्प्शन क्या लिखिए? when molecules or particles of adsorbate are held to surface of adsorbent by chemical forces, strong forces और chemical bonds। ठीक है ना, chemical bonds का मतलब strong forces। हाँ, strong forces को क्या बोलते हैं? chemical bonds बोलते हैं। then this type of adsorption is called chemical adsorption। नोट कर लिया है? strong interaction होगी तो इस adsorption को हम क्या बोल देंगे? chemical adsorption बोल देंगे। चलिए इसके बाद यार इनके डिफरेंसेस की बात की जाए। यह आपके सामने कुछ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिफरेंसेस फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच। फिजिकल एडजॉर्प्शन को प्यार से फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को प्यार से यार केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, केमिकल होने के बाद भी फिजिकल हो सकता है। कैसे? देखो, या देखना सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन है। इसके बाद वीक इंटरेक्शन हो जाए इनके साथ, दूसरे लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वीक इंटरेक्शन बना ले इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? ये फिजिकल हो गया, ये केमिकल है, ये केमिकल हो गया। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए किस टाइप का केमिकल बॉन्ड बनाया है? मॉलिक्यूल का नेचर सुटेबल होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है ना, एक दूसरे जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं वैसा ही नेचर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, एक दूसरे के लिए सुटेबल नेचर होना चाहिए। उसके साथ में यार डिस्टेंस भी इनके बीच कम होना चाहिए, तभी जाकर तो केमिकल बॉन्ड बन पाएगा। तो ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, एक डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां देखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए जस्ट इंटरेक्शन चाहिए, वीक इंटरेक्शन चाहिए। कैसे भी हो जाएंगी, डायरेक्टली भी हो सकती है सरफेस के साथ, और यार हो सकता है सेकंड लेयर भी मौजूद हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखकर नहीं बता सकते कितनी लेयर्स होंगी, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितने लेयर्स बन पाएंगी, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है।
लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो देखना फर्स्ट लेयर के कोरस्पॉन्डिंग ही होगा। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को बेद पास आना है तभी जाकर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन पाएगा। यह हाईली स्पेसिफिक है, डायरेक्टली फिजिकल भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है, और केमिकल होने के बाद भी फिजिकल हो सकता है। यह ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए, इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्यूमुलेट हुए हैं, वीक इंटरेक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स को यार डिस्टर्ब करते हुए दूर भगाया जा सकता है क्योंकि वीक इंटरेक्शन है, ब्रेक हो जाएंगे इंटरेक्शन, तो ये रिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल। जिन मॉलिक्यूल ने सरफेस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है, इनको दूर करना आसान नहीं है। तो ये क्या है? ये यार इरिवर्सिबल है। कहानी क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में आपने गैसियस स्टेट चैप्टर में अंडरस्टैंड किया होगा। हाइयर इज द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन और हाइयर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर विल बी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब गैस यार लिक्विफाई होने की ज्यादा टेंडेंसी रखती है। जो गैस लिक्विफाई होने की ज्यादा टेंडेंसी रखती है मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है। जिसके खुद के पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है वह यार एड्जॉर्बेंट सरफेस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन बना पाएगी। हां, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसकी यार सरफेस के साथ इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाइयर ईज ऑफ लिक्विफेक्शन होगी, ज्यादा एक्सटेंट में उसका एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन देखिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वाली कंडीशन का होना कोई जरूरी नहीं है। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड इज नॉट रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि यहां तो यार बॉन्ड फॉर्म करना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है, जस्ट इंटरेक्शन नहीं चाहिए वीक टाइप की, केमिकल बॉन्ड बनाना है। ये तो यार गैस और उस सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा जिनके बीच बॉन्डिंग होनी है, केमिकल बॉन्ड बनना है। क्रिटिकल टेम्परेचर का यहां कोई रोल नहीं, यहां रोल है ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ तो ज्यादा एक्सटेंट में यार एड्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। हां, एड्जॉर्प्शन की रेट भी ज्यादा होगी और यार एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया पर तो केमिकल एड्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो ऐसे केस में एड्जॉर्प्शन की रेट ज्यादा, एड्जॉर्प्शन ज्यादा। आगे देखिए, यहां वीक इंटरेक्शन होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस मिलती है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच। देयर आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, ये तुम जानते हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, केमिजॉर्प्शन के केस में देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। हाँ, यहां पर केमिकल बॉन्ड जितने ताकतवर होते हैं उतनी ताकतवर इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। कहानी क्लियर है? ये होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन में। अगर यहां इंटरेक्शन वीक होंगी तो ऐसे केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। हाँ, एड्जॉर्प्शन के दौरान यार एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टेबल मिलते हैं एड्जॉर्प्शन होने से। अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऐसे केस में कम एनर्जी रिलीज होगी, अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इट हैज हाइयर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं तो ज्यादा एनर्जी या रिलीज होगी। 180 या अप्रोक्सीमेटली 200 भी आप मान सकते हैं, तो 240 किलो जूल पर मोल। याद देखना, वीक इंटरेक्शन थी तो कम एनर्जी यहां देखिए इवॉल्व हुई 20 to 40। ज्यादा इंटरेक्शन थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी तो ऐसे केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई 200 to 240, या फिर आप बोल सकते हैं 180 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां देखिए इवॉल्व होगी। लो टेम्परेचर इज अ फेवरेबल कंडीशन। लो टेम्परेचर इस केस में फेवरेबल कंडीशन होगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वीक इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएंगी, ठीक, खत्म हो जाएंगी, ओवरकम हो जाएंगी, एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां देखना, हाई टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है।
बॉन्ड बनाने हैं तो उनके पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, उनको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हीट चाहिए, इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल होगी। देखिए, एक्टिवेट करना होगा मॉलिक्यूल्स को, तभी जाकर सरफेस के साथ कोलाइड कर पाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगी। कहानी क्लियर है? अगर लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है, यहां देखिए मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट नहीं करना है, तो नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में रिक्वायर्ड नहीं होगी। बॉन्ड बनाना है, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है, हाई टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल है, तो ऐसे केस में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी होगी इस केस में। E ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगी इस केस में, E इज नॉट इक्वल टू जीरो। एनर्जी बैरियर होगा इस केस में, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है, सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तभी तो यार बॉन्ड बन पाएगा। लेकिन इस केस में यार हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है, वीक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगी तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। हमने अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो यार वीक इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, मॉलिक्यूल पागल हो जाएंगे, गैस के जो सरफेस पर इकट्ठा हुए हैं दूर भाग जाएंगे। इसलिए यह एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है, यह एनर्जी बैरियर है ही नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी? जीरो होगी। इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर्स। हाँ, वीक इंटरेक्शन तो यार इस प्रकार से हो ही सकती है, जिसकी वजह से एक से ज्यादा लेयर मिल सकती है, मल्टी मोलिकुलर होगा यह एड्जॉर्प्शन। लेकिन इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर, इट इज यूनिमोलिकुलर, ये मल्टी मोलिकुलर नहीं होगा। केमिकल बॉन्ड तो यार ये पहली लेयर ही बना सकती है, इसके लिए मॉलिक्यूल का बेहद पास आना जरूरी है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। अगली लेयर के मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कम डिस्टेंस चाहिए, तो पहली लेयर के मॉलिक्यूल ही केमिकल बॉन्ड बना पाएंगे। तुम क्या बोलेंगे? चाहे केमिकल बॉन्ड बनाओ, एड्जॉर्प्शन कौन सा? केमिजॉर्प्शन। और एक ही लेयर अगर केमिकल बॉन्ड बना सकती है तो केमिजॉर्प्शन क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर हुआ। हाँ, केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन पहले फिजिकल बाद में केमिकल नहीं हो सकता, पहले केमिकल और बाद में फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, पहले देखना, पहले जो लेयर होगी केमिकल एड्जॉर्प्शन की कोरेस्पोंडिंग मिल रही होगी, और इसके बाद जो लेयर होगी वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के कोरेस्पोंडिंग मिल सकती है। चले आगे फिर। चलिए, इन सारी बातों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो एनर्जी डायग्राम हमारे सिलेबस में है। काफी कॉम्प्लेक्स एनर्जी डायग्राम आपको लग रहा होगा, अरे टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है, बेहद आसान एनर्जी प्रोफाइल है ये एनर्जी है। और यहां डिस्टेंस की बात की गई है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। ठीक है, पहले हम बात कर रहे होंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। मॉलिक्यूल पास आएंगे, अट्रैक्शन होगी, सरफेस के साथ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ये देखना, डिक्रीज होते होते मिनिमम हो गई है। गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी इंटरेक्शन की वजह से, कम होते 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 मिनिमम हो जाएगी। तो एनर्जी मिनिमम हो जाए तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन हम जबरदस्ती और पास धकेलेंगे तो यार रिपल्शन हो जाएगी, और पास जाना ही नहीं चाहते हैं, आप धकेल रहे हैं तो रिपल्शन होगी, इससे एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन तो यार यहां तक हो गया था, इसके बाद तो हमने जबरदस्ती की है, जबरदस्ती करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये दोस्तों फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कोरेस्पोंडिंग ग्राफ है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कोरेस्पोंडिंग एनर्जी प्रोफाइल है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कोरेस्पोंडिंग ये देखना, ये क्या है कि डेल्टा एच है, डेल्टा एच फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये, जो एनर्जी रिलीज होगी। किस एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज हुई ताकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाए, इस एक्सटेंट में देखना एनर्जी डिक्रीज हुई है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इसे डेल्टा एच फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोल देंगे। नो टेंशन, पास आए, इंटरेक्शन हुई है, एफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई है, पास आए, एनर्जी डिक्रीज हुई है। जब एनर्जी मिनिमम हुई तो इसके कोरेस्पोंडिंग क्या मिलता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन मिलता है।
ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग क्या मिलता है, एनर्जी मिनिमम हुई, इसके कोरस्पोंडिंग हमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन मिलता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है। फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन के कोरस्पोंडिंग ग्राफ कैसा मिल रहा होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन के कोरस्पोंडिंग हमें ग्राफ कैसा मिल रहा होगा। देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन के कोरस्पोंडिंग ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। काफी सारे बच्चों को तो चक्कर आ गया होगा कि भैया ऐसा क्यों, यह एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम थी, यहां मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा क्यों है, एनर्जी ज्यादा क्यों, ग्राफ इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है, इनको एनर्जी इनपुट चाहिए। दिस एनर्जी इनपुट is required for activation इनको एनर्जी इनपुट चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए। तो इनकी एनर्जी हमें देखना ज्यादा ही मिलेगी। हाँ, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद, एनर्जी खाने के बाद ज्यादा ही मिलेगी। पास आएंगे एनर्जी डिक्रीज होगी। और केमिकल बॉन्ड बनाना है तो ज्यादा पास आएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाना है ज्यादा पास आएंगे। और केमिकल बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। मॉलिक्यूल पास आएंगे, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा एक्सटेंट में देखना एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। केमिकल बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से और लेसर डिस्टेंस पर बनता है। पास आते एनर्जी डिक्रीज होते मिनिमम हो जाए और ये बिल्कुल पास आ जाए। ये आर देखना, ये डिस्टेंस देखना, ये जो डिस्टेंस है ये आर, ये कम है किसके कंपैरिजन में, इस आर के कंपैरिजन में ये आर ज्यादा है। हाँ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जब होता है तो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल उतना पास नहीं जाते जितना पास केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जाते हैं। बॉन्ड बनाना भैया, तो ऐसे केस में तो ज्यादा पास जाना होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो देखना आर कम है और केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, एनर्जी ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज होगी। डेल्टा एच देख लो डेल्टा एच फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ग्रेटर। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये देखना डेल्टा एच, ये ज्यादा है, तो इसलिए ये ग्राफ देखना काफी नीचे जाएगा और कम डिस्टेंस तक जाएगा, काफी ऊपर से क्यों स्टार्ट हुआ था, काफी ऊपर से स्टार्ट हुआ था? क्योंकि एनर्जी खिलानी होगी तभी तो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे, बेताब होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। हो सकता है पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़े हमें, तो इसके लिए एक्टिवेट करना होगा मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी खिलानी होगी। तो एनर्जी इनपुट था यहां पर, जिस वजह से देखना इनकी एनर्जी ज्यादा मिल रही थी और काफी ज्यादा एक्सटेंट में ग्राफ देखना नीचे की तरफ क्यों गया है, एनर्जी काफी ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज क्यों हुई है? केमिकल बॉन्ड की कोरस्पोंडिंग जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस से ये जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे एनर्जी ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज होगी। और जब एनर्जी मिनिमम हो जाएगी इसी प्रकार से, अगर यार एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या होगा, यहां भी यार आप बोल सकते हैं एनर्जी अगर मिनिमम होगी, यहां भी आप बोल सकते हैं अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो कौन सा एड्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा एक्सटेंट में एनर्जी डिक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो यार केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। इसके कोरस्पोंडिंग देखना सरफेस के मॉलिक्यूल और एड्जॉर्बेट के बीच डिस्टेंस क्या मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा पास आना होगा तो आर कम मिल रहा होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एनर्जी आर ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज कर रही होगी। तो ये देखना आपको ये मिनिमा यहां मिल रहा होगा, एनर्जी मिनिमा आपको यहां मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? और पास लेकर जाएंगे आप, जबरदस्ती और पास लेकर जाएंगे, अरे यार केमिकल एड्जॉर्प्शन तो यहीं पर हो चुका है और पास लेकर जाएंगे तो यार
जबरदस्ती तो ये सहन नहीं करेगा, कोई भी सहन नहीं करेगा, और पास लेकर जाएंगे तो यार एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ मिल रहा होगा। तो ऐसे केस में हो सकता है डेल्टा एच का कंपैरिजन पूछा, कौन सा डेल्टा एच बड़ा होगा, आपसे यार आर का कंपैरिजन पूछा, केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में आर को कंपेयर कर दो। तो मैंने क्या किया है, दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दिया ताकि यार आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाए। वैसे तो मैंने हर पॉइंट पर डिटेल में बात की है, रिपीट करते हुए बात की है, फिर भी अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो यार इसको आप रिपीट कर लें, ठीक है, वीडियो को पीछे कर लें, एक बार फिर से देख लें, मुझे लगता है पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी यार। चलिए फिर अब बारी है फैक्टर्स अफेक्टिंग को जानने की। किन किन फैक्टर्स पर यार एड्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, क्यों, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेस एरिया पर एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट डिपेंड कर रहा होगा। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी टेंडेंसी टू गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। जी हाँ, सरफेस पर एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा होगा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। आप खुद देखिए, एक सॉलिड हमारे पास है और एक इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सॉलिड है और ये पाउडर्ड फॉर्म है। आपको क्या लगता है किस फॉर्म में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में है तो मुझे लगता है ज्यादा पार्टिकल एड्जॉर्बेट के इंटरेक्ट कर पाएंगे एड्जॉर्बेंट के साथ, ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाएगा अगर पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो रेजिडुअल साइड्स, रेजिडुअल फोर्सेस ज्यादा मिल रही होंगी पाउडर्ड फॉर्म में है, तो ऐसे केस में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। मामला क्लियर है? अगर यार सब्सटेंस ज्यादा पोरस है, रफ सरफेस है, ग्रेटर रेजिडुअल साइड्स है, ध्यान से देखना, substance is more porous and it has rough surface, then it shows greater adsorption, ये ज्यादा एड्जॉर्प्शन दिखा रहा होगा, ठीक है। तो रेजिडुअल फोर्सेस ज्यादा हुई तो उस केस में भी एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यार रेजिडुअल साइड्स पर भी डिपेंड करता है, इस बात को भी नोट कर लो। अनबैलेंस्ड साइड्स कितनी है, सरफेस पर ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यार अनबैलेंस्ड होंगे, जिनकी एफ नेट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो कितनी रेजिडुअल साइड्स है, पोरस है, रफ है, तो ज्यादा रेजिडुअल साइड्स होंगी, तो वहां पर यार एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा मिल रहा होगा। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्ब्ड गैस के नेचर पर तो यार एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता ही है, देख चुके हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में हम देख चुके हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी ज्यादा है तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर हाईली लिक्विफिएबल गैसेस का ही ज्यादा मिलता है, जिन गैसेस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जो इंटरेक्शन ज्यादा बनाती है, तो खुद के साथ इंटरेक्शन बनाएंगी तो यार सरफेस के साथ तो बना ही लेंगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? और यार देखिए, टीसी को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, टीसी है क्रिटिकल टेम्परेचर 80/27 आरपी, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी वेंडरवोल कांस्टेंट है। दीज आर वेंडरवोल कांस्टेंट। आर इज गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है। मामला क्लियर है?
न्यूमेरिकल तो सोल्व करना नहीं, बस वैसे ही फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाए गैसेस स्टेट में आपने कहां इसको अंडरस्टैंड किया था। देखिए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, हाईली लिक्विफाइबल गैस, और गैस विच हैज ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, और गैस विच इज मोर सोल्यूबल हैज मोर टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखिए, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हुआ उसकी यार सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा लिक्विफिएबल है, वो ज्यादा क्या है, लिक्विफिएबल है, हाँ ज्यादा लिक्विफिएबल है, और इसके साथ साथ में टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब्ड, टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब्ड भी ज्यादा होगी, उसके एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ध्यान से देख लें, क्रिटिकल टेम्परेचर से इन सारी बातों का आइडिया लगाया जा सकता है। देखिए, कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दिया गया है, H2N2 CH4 CO2 HCl NH3। नीचे जाने पर देखना क्रिटिकल टेम्परेचर TC इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है यार एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है। क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यार इफेक्ट लाजवाब है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट यार लाजवाब है। ध्यान से देख लो, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे लाजवाब है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए नहीं ऐसे केस में मॉलिक्यूल को एक्टिवेट तो करना नहीं। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल उछल कूद मचाएंगे, भाग जाएंगे, हाँ सरफेस से दूर भाग जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जी हां, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो x बाय m है, तो काफी सारे बच्चे सोचेंगे x क्या और m क्या है। ध्यान से देख लो, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में x बाय m का मतलब है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। x बाय m का मीनिंग ये, m तो कांस्टेंट है, वेरी होगा तो कौन वेरी होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर x वेरी होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में मॉलिक्यूल उछल कूद मचाएंगे, एड्सॉर्ब्ड गैस का मास डिक्रीज होगा, गैस के मॉलिक्यूल दूर भाग जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर अरे गर्मी फील होगी, इनकी वीक इंटरेक्शन और वीक हो जाएगी और कम हो जाएगी, भाग जाएंगे मॉलिक्यूल दूर, x की वैल्यू घट जाएगी, x की वैल्यू घट जाएगी तो x बाय m डिक्रीज हो जाएगा। x बाय m टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो रहा होगा, और इस डिक्रीमेंट को ऐसे स्टडी किया जा सकता ग्राफ में, ठीक है। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। फॉर एक्टिवेशन एनर्जी और टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल फर्स्ट x बाय m इंक्रीजेस, ठीक है। जहां केमिकल एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा वहां तक x बाय m देखना इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, E इज रिक्वायर्ड। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी देने के बाद अगर और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में यार केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। आफ्टर दैट extent of adsorption decreases. If we provide further energy, then bond dissociation takes place. Chemical bond dissociation takes place and value of x by m decreases. हाँ, further अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो x by m डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में x by m मास ऑफ एड्सॉर्बेट इसलिए इंक्रीज होगा, x इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि यार मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है, उसके लिए हीट चाहिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए हीट मिल पाएगी तो x बाय m इंक्रीज हो पाएगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस,
क्योंकि हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाने के बाद अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, ज्यादा हीट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में एक्स/m डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ पहले ऊपर जाएगा फिर ग्राफ नीचे जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपने देख लिया। तो अभी तक देखिए जितनी कहानी हमने अंडरस्टैंड की है मजा आ गया है, जितनी कहानी हमने अंडरस्टैंड की है मजा आ गया है। तो यार क्वेश्चंस लगा लो, आप ही कहते हैं सर क्वेश्चंस भी लेकर आया करो, मजा आता है हमें, लो लूट लो मजा। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले हम अप्रोच कर रहे होंगे यार, उसके बाद हम बात करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सही सुना आपने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के केस में डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा, हां जी, डेल्टा एच नेगेटिव मिलेगा, हां जी, एंट्रोपी भी नेगेटिव मिलेगी। ये आंसर आ जाएगा। देखते ही मुझे देखिए पता चल गया क्या आंसर आएगा। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर आपने कहां पढ़ा है इसको। अरे भैया यहां देखिए, ये नेगेटिव होता है, थ्योरी में देख लो, रैंडमनेस भी कम हो रही होगी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एड्जॉर्प्शन हुआ है तो डेल्टा जी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तीनों नेगेटिव होते हैं। अरे वाह, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। जी हां, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। डिटेल देखना चाहते हो देख लो, नोट कर लिया। चले आगे, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड सरफेस पर गैस एड्जॉर्ब हो रही हो, क्या करेक्ट नहीं है, इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है। अरे नजरें किधर है, रसायन लीला तो इधर है, देख लो इस तरफ, नजरें स्क्रीन पर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, मुझे तो लगता है यही गलत बात है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, और केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए। कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बोल रहा है, नहीं भैया गलत बात है। और यही बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, पकड़े गए, तो ये इसका आंसर है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एंथैल्पी एंट्रोपी नेगेटिव होगी, देख चुके हैं। एड्जॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सबस्टेंस, हाँ, जिनमें रेसिड्यूअल साइट्स ज्यादा होंगे एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ रिवर्सिबल हो सकती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात की गई है तो यानी रिवर्सिबल होगा, हो सकता है। चले फिर आगे, क्लियर हो गया। ये देखो भाई, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्जॉर्प्शन दोज दैट आर वैलिड। देखिए, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एड्जॉर्प्शन प्रोसीड्स। एड्जॉर्प्शन होने के साथ साथ डेल्टा एच कम नेगेटिव होता जाएगा। हाँ, पहले एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जब सरफेस काफी कुछ ऑक्यूपाई हो जाएगा, बाद में एड्जॉर्प्शन की रेट कम होगी तो कम एनर्जी वॉल होगी। तो क्या बोलेंगे, डेल्टा एच लेस नेगेटिव होगा एड्जॉर्प्शन प्रोसीड करने के साथ साथ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले यार ज्यादा सरफेस है अवेलेबल तो ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, फिर कुछ मॉलिक्यूल आकर बैठ चुके होंगे तो यार कम सरफेस बचा होगा, तो बाद में एड्जॉर्प्शन कम होगा, तो कम एनर्जी वॉल हो पाएगी। तो डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एड्जॉर्प्शन प्रोसीड्स। बात बिल्कुल सही है, बात में दम है। ऑन ए गिवन एड्जॉर्बेंट अमोनिया इज एड्जॉर्ब्ड मोर देन नाइट्रोजन गैस। हाँ, अमोनिया पोलर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा था। देखो देखो, पलट कर देखो, पेज पलट कर देखो, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था N2 से। ठीक है, अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर यार ज्यादा है N2 से तो इसकी एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा है। बहुत बढ़िया है, 1 and 2 क्या है, करेक्ट है। ऑन एड्जॉर्प्शन रेसिड्यूअल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस इंक्रीजेस। अरे नहीं बाबा, जो रेसिड्यूअल अनबैलेंस्ड साइट्स हैं उनको तो यार गैस ऑक्यूपाई कर रही है, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, गलत बात है। काटो इसको, काटो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इंक्रीजेस। यार एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये हमेशा कैसे इंक्रीज होगी। और ऐसा तो दे नहीं रखा कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, 2 तो करेक्ट है। तो हमेशा देखिए कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो, ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। तो यानी 1 and 2 करेक्ट है। 1 and 2 तो यार सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया है, इसकी डिटेल आपके सामने है।
आगे देख लो। अरे भैया मजेदार क्वेश्चन है यार। ए मिक्सचर ऑफ O2H2CO आर टेकन इन क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग चारकोल, चारकोल है भैया। द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स करेक्ट बिहेवियर ऑफ प्रेशर विद टाइम, प्रेशर का टाइम के साथ बिहेवियर कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा लाला? मुझे लगता है टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। गैस एडजॉर्ब होगी तो भैया प्रेशर तो डिक्रीज होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। गैस एडजॉर्ब होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N, PV इज इक्वल टू nRT से देखिए P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। अब देखिए प्रेशर यहां भी डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहां भी डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज होगा? लीनियरली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। और एक खास बात भी है, यहां सैचुरेशन प्रेशर की भी बात की गई है, यहां सैचुरेशन प्रेशर की बात की। मतलब तो यार एडजॉर्प्शन होते 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 सैचुरेशन पॉइंट तो 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, जब सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं होगा फर्दर एडजॉर्प्शन के लिए तब तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। जी हाँ, यही करेक्ट है, सही पकड़े हैं। एक बार फिर से सुनो, एडजॉर्प्शन होते 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 जब पूरा सरफेस गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, फ्री सरफेस जब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगी गैस? क्या करेगी गैस? एडजॉर्ब तो हो नहीं पाएगी, फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हुआ? गैस एडजॉर्ब होती गई और उसके बाद सैचुरेशन आ गया। हाँ, फिर प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा ग्राफ ही यार इस फिनोमिना को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिर भैया ये आंसर हो जाएगा इसका, नो टेंशन। ठीक है, इनिशियली रेट क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है, रेट ज्यादा है। इनिशियली रेट ज्यादा है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, फिर रेट कम हो जाएगी, फिर रेट कम हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और फिर सैचुरेशन हो जाएगा। सरफेस एरिया अवेलेबल होगा ही नहीं, उसके बाद तो यार एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के इक्वल हो गई है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, फर्दर और एडजॉर्प्शन नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहानी क्लियर है? तो चलिए फिर आगे देखिए। क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज लीस्ट एडजॉर्प्शन। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा, ये तो आप जानते हैं ही। ठीक है, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस केस में ज्यादा होगा? किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है? अरे किसका लाला, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है? देख लो, इसका ज्यादा है तो आंसर क्या आ जाएगा? SO2 आ जाएगा। चलें फिर आगे, चलिए आगे देखिए। ए पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट राइजेस ड्यू टू वैंडरवॉल फोर्सेस। हाँ भैया, वैंडरवॉल फोर्सेस होंगी। इट इज रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात चल रही है। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन से रिलेटेड बातें हैं, ये सारी बातें फिजिकल एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ये मोनोलेयर होगा। हाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन मोनोलेयर होगा क्या? अरे ना बाबा ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में तो यार ज्यादा लेयर बनती, इंटरेक्शन ही तो है। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंटरेक्शन बना लेंगे, इंटरेक्शन होती है भैया, मल्टी लेयर होता है। ये गलत है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जी नहीं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में तो यार जस्ट वीक इंटरेक्शन रही होंगी, वीक इंटरेक्शन रही होंगी यार। एडजॉर्प्शन तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा। लाला, अगर एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा तो ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, ये गलत बात है, डिक्रीज होगा ये तो। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन 100 किलोजूल पर मोल। नहीं, 20 to 40 फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में।
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, हाँ इनको एक्टिवेट करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट इनको तो वीक इंटरेक्शन बनानी है। तो नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड। इस टेबल में आप देख चुके हैं, देखिए देखिए देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, नजर किधर है, रसायन लीला इधर है, गौर से देखिए, अरे देखो देखो देखो, लो एक्टिवेशन और नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलिए 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 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेट के बाद कुछ मेंस के क्वेश्चन भी आपके सामने है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ध्यान दीजिएगा, कई बार जल्दबाजी में करेक्ट को हम आइडेंटिफाई करके बैठ जाते हैं, इनकरेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, जानते नेगेटिव होता है। एनर्जी अपीयर्स एज हीट, हां देख चुके हैं। ऑन एड्जॉर्प्शन रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, नहीं, अनबैलेंस साइट, रेजिडुअल साइट्स जो हैं ये तो यार बैलेंस हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी एड्जॉर्प्शन के दौरान, तो ये गलत है और यही पहचानना है कौन गलत है, ये आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट को देखना चाहो तो देख लो यार, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये क्या मिलते हैं, ये नेगेटिव मिलते हैं। इसको तो रट ही लिया हमने, बार बार देख लिया, याद हो गया, रट लिया हमने इसको, ये तीनों ही नेगेटिव मिलते हैं, ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ये है, ये पहचानना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन is adsorbed on activated charcoal at 25 डिग्री सेल्सियस। एड्जॉर्प्शन का यहां पर जिक्र नहीं किया गया, बाय डिफॉल्ट हमें एड्जॉर्प्शन मानते हुए आगे चलना है। बाय डिफॉल्ट अगर कभी एड्जॉर्प्शन मानना हो तो यार फिजिकल एड्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे होंगे। अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे होंगे तो यार ऐसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहां तो बोल रखा है एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, गलत बात है। एड्जॉर्प्शन इज अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, हाँ डेल्टा एच नेगेटिव होगा, फिजिकल और केमिकल दोनों के केस में ही यार डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एड्जॉर्प्शन के दौरान एनर्जी डिक्रीज होती है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे देखिए, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये गलत है। द एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो यार रिवर्सिबल होता है, ये तो केमिकल के अकॉर्डिंग दिया है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहां दी गई स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को यार जस्टिफाई कर रही है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है बताइए? डेल्टा एच नेगेटिव है तो इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव, इससे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। या तो डेल्टा जी पॉजिटिव दिया है, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होने से ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि भैया डेल्टा एच तो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव नहीं हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से ये पूरा पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो भैया सब पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इसको नेगेटिव होना जरूरी है, इसे नेगेटिव होना जरूरी है। और ये नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंट्रोपी नेगेटिव है, इस वजह से ये माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, और इस वजह से ये पॉजिटिव है, इस वजह से डेल्टा एच का नेगेटिव होना बेहद जरूरी है, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। हमें तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? एंट्रोपी नेगेटिव है, एंट्रोपी नेगेटिव है, इसी वजह से डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हमें डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में नेगेटिव बनाना है। कहानी क्लियर है? तो ऐसा क्यों हुआ है, मैथमेटिकली ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए हमें देखिए डेल्टा एच को नेगेटिव करना ही होगा। और ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि भैया ये टर्म डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से, एंट्रोपी डिक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव है। कहानी क्लियर है?
रेट ऑफ फिजियोजोप्शन इंक्रीजेस विद, फिजियोजोप्शन की रेट कैसे इंक्रीज होगी? टेम्परेचर के साथ देखना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ये ग्राफ आपके सामने है, आप देख भी चुके हैं। इंटरेक्शन अगर वीकर हो जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मास ऑफ एड्जॉर्बेट डिक्रीज हो जाएगा। एक्सटेंट को हमें इंक्रीज करना तो क्या करना होगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए हम देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए, तब एक्स की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। इस ग्राफ को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए, तब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस केस में डिक्रीज इन टेम्परेचर। चलें फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट, जे एडवांस 2015 में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एमओटी का आइडिया होना जरूरी है। मैं तो एमओटी को जानता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानता हूं। क्या आप भी जानते? नहीं जानते तो यार केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर लें, 11th क्लास में किया होगा। नहीं किया है तो बॉन्डिंग के मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे यूट्यूब पर, उनको देख लीजिएगा। उससे यार आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग प्लस सरफेस केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को मिला देंगे, मसाला बन जाएगा, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, when O2 is adsorbed on metallic surface, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम मेटल टू O2। ठीक है, मेटल से O2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्साइड बन रहा होगा या कुछ भी बन रहा हो, हमें टेंशन नहीं लेनी है। मान लेते O2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग, स्टेटमेंट्स दिया है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स दिया है, ठीक है, तो मल्टी करेक्ट है। रिगार्डिंग दिस एड्जॉर्प्शन इज आर, समझ गए ना, मल्टी करेक्ट है, खेल हो जाएगा कुछ भी गलत हुआ तो। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, केमिकल बॉन्ड बना होगा, आयनिक इंटरेक्शन हुई होगी, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। हीट तो रिलीज होगी, कैसा भी एड्जॉर्प्शन हो, डेल्टा एच तो नेगेटिव होता है, ग्राफ में भी देख लिया था। आगे देखिए, ये पाई स्टार की बात कर रखी, इसके लिए O2 का MOT लिखना बेहद जरूरी है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, याद है ना आपको? आगे देखिए, सिग्मा 2px पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। अगर यार ये आपको याद नहीं है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स का इंतजार करना होगा। याद होगा तो अच्छी बात है, जंगल में मंगल हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट में क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2px। ये एनर्जी लेवल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में, O2 में कितना होगा? 16, 2 2 2 2 2 2 2, शायद 14 हो गए हैं, 4 6 8 10 12 14, हाँ 14 हो गए, 15 16, लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। चलिए बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां आएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पाई स्टार, हाँ ठीक है, पाई स्टार में आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, देख लिया है। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से O2 की बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ यार इनवर्सली रिलेटेड होती है। अभी बॉन्ड ऑर्डर क्या बला है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जिन ऑर्बिटल पर स्टार नहीं लगा हुआ है उनके इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जिन ऑर्बिटल पर स्टार लगा हुआ है उनके इलेक्ट्रॉन। देख लो, जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक बार फिर से देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ 10 ही होंगे भैया, बॉन्डिंग के 10 ही होंगे, मिस्टेक मत करना, 10 होंगे बॉन्डिंग में O2 के केस में। और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6, स्टार वाले कितने होंगे? जिन ऑर्बिटल में स्टार लगा है उन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे।
टोटल 16 होंगे। ठीक है, अब देखना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। हाँ, स्टार वाले ऑर्बिटल में ही क्या आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहीं पर ही जगह है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस किया है, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। अगर यार बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है यार जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे बी सी डी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रिपीट कर लें आप, ठीक है, पीछे ले जाएं, उसके बाद फिर से देख लें आप, मुझे लगता है आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जे एडवांस्ड का एक शानदार क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, ये होमवर्क मैं आपको दे दूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लो, नोट्स में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क दे दूं आपको? दे दिया मैंने आपको होमवर्क। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिए हैं। आई होप आपने यार इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस भी कर ली होगी। कर ली है ना? तो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी हो गई। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दे दिए हैं ताकि यार मुझे पता चल पाए कितने स्टूडेंट्स सीरियसली यार लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, मैं कितने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताइएगा, है ना। मैं तो ये मानूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अप्रोच किया, एटलीस्ट ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ, अपनी फीलिंग को कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस किया यार, वो सभी मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे उनके लिए खूब सारी मेहनत करनी है। याद रखें यार, आप मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं आपको मोटिवेट करके दिखाऊंगा अपने हार्ड वर्क से। तो आप मेरे लिए कैसे मोटिवेशन है, क्या कर सकते हैं? अब यहाँ प्रचार प्रसार के लिए तो बोल नहीं रहा हूं कि भैया जाइए इधर उधर जाकर बोलिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा हूं। आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपनी मेहनत से, आप अपने जज्बे से, आप हौसले से चैनल को सपोर्ट करते हुए जितना भी आपसे हो पाए, ठीक है, उतना सपोर्ट करते हुए आप यार अपनी पढ़ाई करें, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। और आप देखना, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, एनर्जी है, पूरी लगा दूंगा, पूरी लगा दूंगा, जितनी ताकत अपने अंदर है। ठीक है, जरा आप भी लगा दो। फिर आप पीछे क्यों हैं? पीछे नहीं हटना है, हमेशा मेरे साथ लगे रहना है। और ये आपको यार इस बार आभास हो जाएगा कि सर में तो यार बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है ना, और ये एनर्जी कहां से निकालूंगा, कैसे आएगी, इसके लिए मुझे मंथन करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। मैं करूंगा, निरंतर काम करता रहूंगा इसके लिए, चाहे मुझे स्क्रीन के सामने कितना भी वक्त गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा। ठीक है, तो आपको भी यार अपनी नोटबुक, अपने पेन के साथ जितना वक्त निकालना पड़े आप भी निकालो, अपना साथी बना लो यार। बातें करनी है तो नोटबुक और पेन से करनी है। ठीक है, और इनको एक बार अपना साथी बना लिया तो देखना ये कभी धोखा नहीं देंगे आपको। ये की गई मेहनत एग्जाम टाइम में काम आएगी आएगी। और कोरोना काल से कुछ सीखो, टाइम मिल रहा है, ऊपर वाला आपको सुपर ओवर दे रहा है। सुपर ओवर में भी अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे तो फिर तो भैया मैच ही हार जाएंगे। ठीक है, तो इस सुपर ओवर में छक्के छुड़ा देने हैं, खूब सारे सिक्सर लगा देने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी यूं ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, खूब सारा काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंडली आइसोथर्म की बात कर रहे होंगे, लैंगमियर आइसोथर्म की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।